हेलो बच्चों। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेई एडवांस्ड 2018 के पेपर वन के बारे में। इस पेपर वन के अंदर आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट सेक्शन वन। सेक्शन वन में क्या क्या आता है? सेक्शन वन में आते हैं मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन, जहां पे एक से ज्यादा क्वेश्चन के सही जवाब होने वाले हैं। तो उन पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन अब देखें हम, तो क्या आया था? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जिसका मास m है, रेडियस r है, फिक्स्ड पॉइंट o इज गिवन वी आर इज इक्वल टू इतने, वे के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस r है, about the point v is the speed of the particle, l is the magnitude of its angular momentum, which of the following is true। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय k टाइम्स r स्क्वायर बाय 2। और अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ du बाय dr, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू r। अब अगर यह पार्टिकल r दूरी पे है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k इंटू कैपिटल R। क्या ये सही है? क्या इम्प्लाइज v की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ r अपॉन क्या आएगा भैया? k अपॉन m। ये तो मेरे पास आ गई किसकी वैल्यू? वेलोसिटी की वैल्यू। करेक्ट। अब मैं बात करता हूं कि अगले सेक्शन की, जो कि क्या है? एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी कमेंट करना है। क्या मैं कहता हूं कि एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर। करेक्ट। मास तो भाई m के m लिखते हैं, v की वैल्यू कितनी है? r इंटू अंडर रूट ऑफ k बाय m इंटू आर। करेक्ट। कैन आई राइट डाउन द एंगुलर मोमेंटम इज कितना लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ एम के इंटू आर स्क्वायर। देख लीजिए भाई, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? एंगुलर मोमेंटम की। लेट अस मैच विद द ऑप्शंस। v की वैल्यू इतनी है क्या? नहीं। v की वैल्यू ऑप्शन बी से मैच कर रही है, c की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम से मैच कर रही है, और डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बॉडी है जिसका मास गिवन है 1 kg, इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। हमें बोला गया कि फोर्स जो है वो है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 1 न्यूटन पर सेकेंड एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 न्यूटन। The torque acting on the body about the origin at t equal to 1 second is tau vector। अब हमें बताना है which of the following is correct। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि भाई फोर्स वेक्टर हमें गिवन है, अल्फा की वैल्यू 1 है एंड बीटा की वैल्यू 1 है, यानी टी आई कैप प्लस जे कैप। सिमिलरली कैन आई राइट डाउन कि भाई एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिखा जा सकता है टी आई कैप प्लस ऑफ जे कैप। सिमिलरली क्या एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv अपॉन dt? फॉर द v वेक्टर को लिखा जा सकता है टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस टी जे कैप। क्या इतना एकदम क्लियर है? क्या अगर इतना क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा आगे की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे टाउ की वैल्यू निकालनी है। क्या मैं कह सकता हूं r एट t इज इक्वल टू 1 कितना होगा? ये चलिए पहले r वेक्टर तो निकाल लें हम। तो r वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी क्यूब बाय 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाय 2 जे कैप। क्या मैं कह सकता हूं r वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आई कैप बाय 6 प्लस जे कैप बाय 2। और इसी ड्यूरेशन में क्या मैं फोर्स भी लिख सकता हूं? क्या भाई ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। क्या मैं कहूंगा टॉर्क की वैल्यू होती है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/6 माइनस ऑफ 1/2, दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ k कैप बाय 3। देख लो भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 ही है। तो भाई ऑप्शन ए तो एकदम सही लग रहा है मुझे। आपको भी लग रहा है क्या? और इसका डायरेक्शन प्लस k कैप में बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस k कैप में है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज, चलिए ये निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज। हाउ मच इट विल इट बी? आई कैप बाय 2 प्लस जे कैप।
विच इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकाल लेता हूं तो आई कैप प्लस 2j कैप। देख लो क्या इतना आ रहा है, क्या बिल्कुल सही बात है ये वाला। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 1/6 मीटर। अब ये कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे r वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना आता है ये 1/6 आई कैप प्लस 1/2 j कैप, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर आएगा, तो ये नहीं हो सकता। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। समझ में आया सब बच्चों को? अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन हो जाता है, एक यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब है जिसका इनर रेडियस r है, is tipped vertically into a beaker filled with water. The water rises to a height of h in the capillary tube above the water surface in the beaker. The surface tension is given as sigma. The angle of contact between water and the wall of the capillary tube is theta. Ignore the mass of the water in the meniscus. Which of the following statements is or are true? तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो भी मेनिस्कस की जो हाइट आती है यानी वाटर लेवल का जो ऊपर का राइज होता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू cos थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, रो इनटू जी इनटू व्हाट, आर। करेक्ट? क्या इतना पता है? चलिए अगर इतना पता है तो यहाँ पे r जो होता है वो क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस होता है। ठीक है, बाकी cos थीटा वगैरह तो सब कॉमन चीजें हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। तो h क्या है, हाइट है वाटर की। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब h राइजेस विथ इंक्रीज इन r। अगर r बढ़ेगा तो क्या h भी बढ़ेगा, क्या सॉरी h डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन r। अगर r इंक्रीज होगा तो क्या h डिक्रीज होगा, क्या बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भाई h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अगले बात है, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब h इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा यानी सरफेस टेंशन। भाई ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि भाई h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा या सरफेस टेंशन। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ लिफ्ट मूविंग अप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन h डिक्रीजेस। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो क्या होगा, g की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर g की वैल्यू बढ़ जाएगी तो h की वैल्यू घट जाएगी। हाँ कि ना? अगर हाँ तो फिर ये आंसर सही हो जाएगा। h इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। अब देखा अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos थीटा से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा से नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the figure below, the switches S1 and S2 are closed simultaneously at t equal to 0 and a current starts to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude of the electromotive force and the polarities are as indicated in the figure. Ignore mutual inductance between the inductors. The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude I max at time t equal to tau. Which of the following statement is true? अच्छा तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और इस बैटरी की कारण जो करंट है वो I2 फ्लो हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस ऑफ I2। क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा क्या मैं I1 को लिख सकता हूँ, क्योंकि इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस बैटरी, इस रेजिस्टेंस और इस इंडक्टेंस के कारण हो रहा है। तो क्या मैं लिखूंगा इसको V बाय R, ये चार्जिंग वाला करंट है यानी कि बढ़ रहा है करंट। सो 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ t R बाय L हो जाएगा। सिमिलरली I2 की वैल्यू में लिख सकता हूं V अपॉन R 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t R बाय 2L हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? सो कैन आई राइट डाउन कि भाई यहां पे जो करंट है दैट इज इक्वल टू, क्या बोला हमने, I1 माइनस ऑफ I2। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं हम लोग तो कितना आता है V बाय R e टू द पावर माइनस ऑफ t इंटू R बाय L माइनस ऑफ e इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ t इंटू R अपॉन ऑफ 2L। क्या इतना समझ में आया? अगर आ गया तो मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, अरे भाई गणित लगानी पड़ती है। di by dt इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दिस वैल्यू एज v बाय r, ब्रैकेट खोल लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ r बाय l इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ t टाइम्स r बाय l प्लस ऑफ कितना लिखूं, r अपॉन 2l e टू द पावर माइनस ऑफ t r बाय 2l। ठीक है ना, इक्वल टू 0 है ये। तो अगर ये इक्वल टू 0 है सो मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा 2
इज इक्वल टू e टू द पावर टी आर बाय 2l। इसको इंटीग्रेट कर, इसको n लगाते हैं दोनों तरफ, सो क्या बचेगा ln2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे t टाइम्स अपॉन 2 टाउ। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो t इज इक्वल टू 2 टाउ ln2 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स l बाय r ln2। देख लीजिए ये क्या आया, ये आया t की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू किससे मैच हो रही है, देख लीजिए ऑप्शन डी से मैच हो रही है। आई मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे भाई जब टाइम की वैल्यू आ गई तो आई मैक्स को इसमें रख दो। सो क्या मैं कहूंगा कि जो आई मैक्स है दैट इज इक्वल टू v बाय r इनटू, अब यहाँ पे रख दो 2 टाइम्स l बाय r ln2। सो 2 टाइम्स रखूंगा तो कितना आएगा भाई, सो ये हो जाएगा e टू द पावर ln माइनस ऑफ 4 यानी 1/4 माइनस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1/2। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए v अपॉन 4r का करंट फ्लो होगा। देख लो भाई क्या इतना एकदम क्लियर है, नेगेटिव में होगा लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आई मैक्स की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा एंड ऑप्शन डी हो जाएगा और यही हमारे फाइनल आंसर्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Two infinitely long straight wires हैं which lie along the xy plane along the lines x is equal to plus minus r. The wire located at x is equal to plus r carries a constant current I1 and the wire located at x is equal to minus r carries a constant current of I2। ठीक है भाई, सो हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि भाई ये है हमारी कौन सी एक्सिस ले लें इसको, xy प्लेन में x is equal to plus minus r, तो ये x एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये जो चार्ज रखा हुआ है ये इसको z ले लेते हैं और यहाँ पे आने वाले को y ले लेते हैं, करेक्ट। अब हमें जो बोला गया वो बोला गया कि भाई एक तो आपने यहाँ पे चार्ज रखा है, एक लाइन चार्ज रखा है ना, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, एक रखा है आपने प्लस आर पे और एक रखा है आपने माइनस ऑफ आर पे। अब क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से हमने एक डिस्क रख दी, ठीक है ना, एक सर्कुलर लूप रख दी। अब इस लूप का मुझे इस सेंटर पे क्या निकालना है, कमेंट करना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फॉर डिफरेंट कंडीशंस। अब अगर I1 और I2 बराबर हो जाएंगे तो B कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इन द रीजन 0,0। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो सोच के देखो, रॉड इधर आ रही है, मैं इसको पकड़ा नीचे की तरफ, इधर से भी इसकी तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ, 0 हो सकता है। सो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इन द रीजन, क्या होगा ये बताइए भाई, हमेशा एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। I1 अगर पॉजिटिव हो जाए, यानी I1 अगर मैं इस वाले को कह रहा हूं कि ये वाली वैल्यू है मेरे पास I1 और ये वाली वैल्यू है I2, ठीक है। I1 अगर पॉजिटिव हो जाए यानी कि प्लस जे क्या बाहर की तरफ आए तो मैं इसको पकड़ूंगा नीचे की तरफ जा रहा है, और इस पे पकड़ूंगा तो I2 नेगेटिव है यानी उस तरफ जा रहा है, यानी फिर ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। और मैग्नेटिक जो करंट है वो लूप के अंदर कैसे जाएगा भाई, लूप के अंदर भी कुछ दे रखा है मुझे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऊपर से देखने पे। तो जब ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो किस तरफ जाएगी चीजें, नीचे की तरफ जाने वाली है, यानी इसके कारण तो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, यानी इसके कारण नीचे, इसके कारण फिर से नीचे, तो ये पॉसिबल कैन बी इक्वल टू 0 गलत हो जाएगा। I1 अगर नेगेटिव है, इसके कारण ऊपर, और I2 अगर पॉजिटिव है यानी इसके कारण भी ऊपर, तब कैन बी इक्वल टू 0, वेरी गुड। I1 अगर I2 के बराबर हो जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगी। Z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ लूप इज इतना, बिल्कुल सही बात है, सेंटर के कारण सेंटर पे इतना ही होता है, तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोस साइक्लिक प्रोसेस, जो कि आपको फिगर में दे रखा है। हमें बताना है इस फिगर के अंदर कौन सा प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए ये कैसा प्रोसेस होना चाहिए, आइसोथर्मल, और ये वाला भी तो आइसोथर्मल होना चाहिए, ठीक है। अभी फर्स्ट और थर्ड पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, कारण क्या है कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसमें क्या कांस्टेंट है क्या नहीं है। चलिए ऑप्शन देखिए, प्रोसेस 1 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रोसेस 1 नहीं कह सकते, गलत है भैया। प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट, अब आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन तो पॉजिटिव है, डेल्टा क्यू 0 है, तो
जो हीट सॉरी डेल्टा यू तो 0 है, तो हीट तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, यानी इट एब्जॉर्ब्स हीट, वेरी गुड। फोर्थ में रिलीजेस हीट, अरे भाई यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा यू 0, तो क्यू क्या हो गया नेगेटिव, तो ये भी सही है। प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबारिक, बिल्कुल सही। प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब क्या होता है, जिसमें प्रेशर सेम हो या ना हो, हम कुछ कह नहीं सकते, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, ओके। सो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 खत्म होता है, जहां पे हमने आज डिस्कस किए 2019 के पेपर्स 1 का सेक्शन 1, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अगर आपको लगता है इससे और भी आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट हो सकता है तो इसको उनके साथ शेयर भी करिएगा, और नोटिफिकेशन दबा के सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जितने भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं उसकी आपके पास फोन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।